हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। आप सब जानते हैं कि इस एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज का जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से किए, और अभी तक हम लोग क्लास 6 और क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी को, जिसका पहला चैप्टर है रिसोर्सेस। क्या है? रिसोर्सेस। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। जो भी लोग 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं उन सबके लिए एक खुशखबरी है। खबरी यह है कि हम लोग पूरे लक्ष्मीकांत को एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन एमसीक्यू होगा। इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन अगर यूपीएससी में आए तो डायरेक्ट उस एमसीक्यू वाले सीरीज से आ जाए। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन एमसीक्यू है, और सारे लक्ष्मीकांत को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त करेंगे और रिवाइज करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के टाइम पे आ जाए, टाइम पे पहुंच जाए। नेक्स्ट ईयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, या इस पूरे क्लास 8 में क्या क्या पढ़ना है, पहले इसको देखते हैं। तो क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो है रिसोर्स। सेकेंड नंबर चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। थर्ड नंबर चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्स। फोर्थ नंबर चैप्टर है एग्रीकल्चर। फिफ्थ नंबर चैप्टर है इंडस्ट्री, और सिक्स नंबर चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि टोटल 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर है, यानी कि जो वीडियो आएगा क्लास 8 से रिलेटेड वो टोटल 12 वीडियोज आएंगे। यानी कि प्रत्येक चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट में उस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, और सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग 20 to 30 एमसीक्यू लाएंगे, ताकि पूरा चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और पूरे चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। क्योंकि एक बार पढ़ के रिवाइज करना, एक बार एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज करना, जो एमसीक्यू के थ्रू करोगे ना तो पूरा चैप्टर समझ लो कि एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर तुम्हारे माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 12 वीडियोज आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में पहला जो चैप्टर है हमारा रिसोर्स, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे कि रिसोर्स होता क्या है। क्या डिफिनेशन जानेंगे कि रिसोर्स होता क्या है। दूसरा जो होगा हम लोग ये जानेंगे, ये समझेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और उसके डिफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स होता, एक बात समझो, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो हमारे डिमांड को, हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मान लीजिए आज हमें नीड हुआ कि हमें एक ऐसा पेन चाहिए जो बहुत ही स्मूथ चले, बहुत ही स्मूथ चले, और वैसा पेन हमें मिल भी गया, तो पेन मेरे लिए क्या है? रिसोर्स। हमें एक ऐसा बुक चाहिए जो पूरे ज्योग्राफी के कंसेप्ट को क्लियर कर दे, तो जो बुक होगा वो मेरे लिए क्या होगा? एक रिसोर्स होगा। हमें एक ऐसे टीवी चाहिए जिसमें सभी चीज फ्री में हो, सारा चैनल एकदम फ्री में हमको प्रोवाइड हो, कुछ ऐसा उसमें टेक्नोलॉजी हो, जो भी चीज हो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। जैसे एयर है, एयर में अवेलेबल ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का यूज हमारे लाइफ में है, वो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो क्या है? एक रिसोर्स। जो मैंगो ट्री है, फ्लावर्स हैं, ये सारे हमारे लिए क्या है? रिसोर्स हैं, जो हमारे नीड को फुलफिल कर रहे हैं। मतलब एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड इज अ रिसोर्स।
एनीथिंग्स दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड या सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलो फिर से, एनीथिंग्स दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड, सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। अगर रिसोर्स का डिफिनेशन देना होगा तो क्या बोलेंगे, एनीथिंग, एनीथिंग्स दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड या ह्यूमन नीड इज अ रिसोर्स। ठीक, वो क्या है, रिसोर्स। जो भी चीजें तुम्हारे आसपास है, जैसे कंघी है, कॉम्ब है, बाल को ठीक करने के लिए कॉम्ब, वो कॉम्ब हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो कॉम्ब हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। मीटर है, हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, वो रिसोर्स है। तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी चीज हो जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरे लिए रिसोर्स, वो मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड, दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। ओशियन में अवेलेबल जो वाटर है, क्या वो वाटर का डायरेक्ट हमें यूज है, क्या उस वाटर को हम पी सकते हैं, नहीं पी सकते, यानी कि वो वाटर हमारे लिए रिसोर्स नहीं। दूसरे के लिए हो सकता है, जो एनिमल्स, जो फिश या जो बर्ड्स उस ओशियन वाटर पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, तो अपने प्रे के लिए, उसमें जो रहते हैं लोग, जो फिश रहता है, जो एनिमल्स हैं, वो उनके लिए वो वाटर रिसोर्स है। लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्ट यूज हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आए जो उस सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करे, जिसका यूज हम लोग ड्रिंकिंग में, एग्रीकल्चर पर्पस में कर सकते हैं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। एयर में अवेलेबल वाटर वेपर है, अगर उस वाटर वेपर का यूज हम लोग डायरेक्ट कर पा रहे हैं, वो अगर वाटर वेपर हमारे नीड को, इंस्टेंट नीड को, हमारे मन मुताबिक अगर उस नीड को पूरा कर रहा है, तो वो वाटर वेपर जो एयर में मौजूद है वो भी हमारे लिए रिसोर्स बन जाएगा। लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्ट यूज हम लोग नहीं कर सकते। अगर अभी हमको मन किया कि इस एयर में बहुत सारे वाटर वेपर है, इसको चलो यूज कर सकते हैं, कर लेते हैं, नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। तो जो चीज हमारे नीड को एट अ टाइम ऑफ इंस्टेंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे लिए रिसोर्स, वो क्या है, रिसोर्स। बात यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल का नहीं हो रहा है, बात पूरे ह्यूमन बीइंग का हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है, बोलो। जैसे एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है कि ऑल दीज थिंग्स, जैसे कि एक मोना है, राजू है, दोनों अपनी अम्मा को हेल्प कर रहे हैं घर को क्लीन करने में। तो जब घर को क्लीन करते हैं तो उन्हें कुछ चीज मिलता है, जैसे क्लॉथ मिलता है, क्लॉथ मिलता है, अटेंसिल मिलता है, फूड ग्रेन मिलते हैं, कॉम्ब मिलते हैं, बोतल ऑफ हनी मिलता है, बुक मिलता है। तो उसकी मामा बोलती है कि ये जितने भी चीज हैं ये सारे हमारे यूज के लिए हैं, इसलिए ये सारे चीज, ये सारे आइटम एक रिसोर्स, ये सारे आइटम क्या है, एक रिसोर्स। कोई दिक्कत है, बोलो। अब समझ में आया कि नहीं आया कि रिसोर्स क्या होता है। तो एनी थिंग्स दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड, दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्स, इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन अब बात आता है कि हम लोग कोई भी जो चीज है वो कैसे एक रिसोर्स बनता है। तुम्हें अभी इस डिफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि जो चीज हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि उस चीज का हमारे रियल लाइफ में यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है। अगर जो चीज है, अगर उसका हमारे लाइफ में यूटिलिटी नहीं है, यूजेबिलिटी नहीं है, तो वो चीज मेरे लिए रिसोर्स है ही नहीं। तो कोई भी आइटम रिसोर्स होगा या नहीं होगा, वो किस बात पर डिपेंड करता है, तो यूटिलिटी पे, उसके यूजेबिलिटी पे। अगर उसका यूज है तो वो रिसोर्स है, अगर उसका यूज नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है। क्लियर। तो फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि कोई आइटम रिसोर्स होगा कि नहीं होगा, वो क्या है, तो उसका यूजेबिलिटी है, यूजेबिलिटी है।
क्या है, उसका यूजेबिलिटी है। PLITY, देखना स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो सकता है। उसका क्या है, यूजेबिलिटी है। अगर उस चीज का यूटिलिटी यूजेबिलिटी है तो वो एक रिसोर्स है, और यही यूजेबिलिटी और यूटिलिटी किसी रिसोर्स को वैल्यू बना देता है, वैल्यूएबल बना देता है। यानी कोई रिसोर्स वो क्या होगा, उसके पास एक वैल्यू होगा, इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है या एस्थेटिक वैल्यू हो सकता है, उसका यूजेबिलिटी। सोचो हम लोग अभी विंटर सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो शिमला मनाली की तरफ जा रहे होंगे पिकनिक मनाने के लिए, न्यू ईयर आ रहा है। तो वहां पे जो लैंडस्केप है उसका हमारे लाइफ में क्या है, यूजेबिलिटी है, क्योंकि उसको देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो वो जो लैंडस्केप है उसका मेरे लाइफ में एक एस्थेटिक वैल्यू है, एक ब्यूटी जो उसका है, उस ब्यूटी का वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोग एस्थेटिक वैल्यू बोलेंगे। इसलिए वो लैंडस्केप भी हमारे लिए एक रिसोर्स, क्योंकि वो हमारे जो मेंटल, जो हमारे अंदर इमोशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी रिसोर्स। और रिसोर्स दूसरा तरह से भी है, क्योंकि वहां पे टूरिज्म जा रहा है तो वहां से हमें क्या आ रहा है, मनी आ रहा है, वहां से हमें पैसा आ रहा है, तो मेरे लिए एक रिसोर्स होगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक का साधन है। तो उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है और एस्थेटिक वैल्यू भी है, उसके ब्यूटी का भी वैल्यू है। दूसरा वैल्यू क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का एक इकोनॉमिक वैल्यू है, इसलिए तो वो बड़ा रिसोर्स है, इसीलिए तो बड़ा रिसोर्स है। और ये जो वैल्यू जो एडिशन हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, ये यूजेबिलिटी के कारण हो रहा है। अगर गोल्ड का हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं होता, वो हमारे लायक नहीं होता, तो क्या गोल्ड हमारे लिए रिसोर्स होता, नहीं होता। क्या वो गोल्ड का कोई वैल्यू होता, नहीं होता, क्योंकि उसका यूज हमारे लाइफ में ज्यादा है, इसीलिए गोल्ड का वैल्यू भी ज्यादा है। गोल्ड का इकोनॉमिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका यूजिलिटी, उसका यूजेबिलिटी, उसका यूटिलिटी हमारे लाइफ में ज्यादा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलिए। तो पहले हो गया यूजेबिलिटी, डिसाइड करता है कि कोई चीज रिसोर्स बनेगा कि नहीं, और दूसरा जो चीज होगा वो होगा वैल्यू। वैल्यू उस चीज का, उस आइटम का क्या वैल्यू है, वैल्यू समझ में आ गया। अब आते हैं, कोई आइटम रिसोर्स होगा या नहीं होगा ये टाइम भी डिसाइड करता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, कोई चीज रिसोर्स होगा कि नहीं वो टाइम और टेक्नोलॉजी भी डिसाइड करता है। सोचो कि आज के 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 200 साल मानो, 1000 क्या, 200, 300, 400, 500 साल पहले, क्या वाटर को हम लोग एज ए इकोनॉमिक वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए यूज करते थे, बोलो। केवल हम लोग पीने के लिए यूज करते थे, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते थे। क्या उस वाटर को हम लोग, उसके काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फायदा प्रोड्यूस करने के लिए करते थे, नहीं करते थे। जो इतना तेजी से हमारे अर्थ पे विंड ब्लो करता है, क्या उस मूविंग विंड को, मूविंग एयर को हम लोग एक विंड टरबाइन के थ्रू पहले यूज करते थे, नहीं कर। तो उस टाइम हमारे लिए वो विंड जो था वो एक रिसोर्स नहीं था, लेकिन आज एक रिसोर्स है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी भी डिसाइड करेगा कि कोई चीज आज रिसोर्स है या नहीं है। जैसे अभी हमने आपको तुमको बताया कि हमारे एयर में बहुत सारे वाटर वेपर है? उस वाटर वेपर का अभी क्या हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कोई व्यक्ति आए, कोई साइंटिस्ट आए, एक टेक्नोलॉजी बनाए जो एयर में मौजूद वेपर को ट्रैप करे और फिर वो पीने वाले पानी में, एग्रीकल्चर में, जो भी चीज में हो उसका यूज करे। तो क्या वो वाटर वेपर फ्यूचर में रिसोर्स बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आज पूरे वर्ल्ड में लिथियम के लिए, यूरेनियम के लिए मारा मारी हो रहा है। क्या ये लिथियम बैटरी का डिस्कवरी नहीं होता?
क्या ये यूरेनियम यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका यूज नहीं, उसका हम लोग डिस्कवर नहीं करते, उसका इन्वेंशन नहीं करते, तो क्या जो हमारे अर्थ के अंदर यूरेनियम मौजूद है, लिथियम है, क्या उसका हम लोग यूज कर सकते हैं? तो उस टाइम वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था, क्योंकि उसका कोई यूजेबिलिटी नहीं था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हमारे लिए एक रिसोर्स है। यानी कि टाइम और टेक्नोलॉजी भी डिसाइड करेगा कि कोई चीज रिसोर्स होगा या कोई चीज रिसोर्स नहीं होगा। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बस वही चीज आ गया कि कोई चीज रिसोर्स बनेगा या नहीं बनेगा वो उसके यूटिलिटी और यूजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। किस बात पे? यूटिलिटी और यूजिबिलिटी पे। यानी कि यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस और रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी ही है जो किसी सबस्टांस को, किसी ऑब्जेक्ट को एक रिसोर्स बना देता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। और यही यूटिलिटी है, इट इज यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। और यही यूज है और यूजिबिलिटी है उस रिसोर्स का जो एक वैल्यू देता है। क्या देता है? वैल्यू। किस टाइप के वैल्यू देगा? किस टाइप के वैल्यू देगा? तो उसको इकोनॉमिक वैल्यू देगा, उसको एक एस्थेटिक वैल्यू देगा। कहां गया एस्थेटिक वैल्यू? ए आजा, उसको क्या देगा? एक एस्थेटिक वैल्यू देगा। जैसे देखो, वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ का मतलब कीमत। ठीक, सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट है। कोई रिसोर्स होते हैं जिसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है और किसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। एक मेटल के पास इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन दोनों हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारे लिए दोनों के दोनों क्या होंगे? रिसोर्स होंगे। कौन? एक जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसका कोई, मान के चलो, कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए एक इंटरटेनमेंट का काम करता है, हमारे माइंड को फ्रेश करता है। हम वहाँ पे पिकनिक मनाने जाते हैं, उसकी सुंदरता को देखने जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर से एक अजीब टाइप की ऊर्जा निकलेगा। इसलिए वो हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि वो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी है, क्योंकि वहां पे टूरिज्म जा रहा है, तो किसी कंट्री के लिए एक इकोनॉमिक का भी साधन है। तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप का इकोनॉमिक वैल्यू है। बात समझे? तो यूटिलिटी और यूजिबिलिटी डिसाइड करता है कि कोई चीज रिसोर्स होगा या नहीं होगा। यूजिलिटी और यूजिबिलिटी और यूटिलिटी डिसाइड करेगा कि उसका इकोनॉमिक वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यू कितना होगा। बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे दिया है, सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कोई जो रिसोर्सेज है कुछ जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं विथ अ टाइम, टाइम के साथ वो इकोनॉमिकली क्या हो जाते हैं? वैल्यूएबल हो जाते हैं। सोचो कि तुम्हारे जो दादी माँ हैं, उनके पास कोई होम रेमेडीज है जिसका कोई कमर्शियल वैल्यू आज नहीं है। ठीक है, जो हमारे पुराने जमाने में जैसे हम लोग हल्दी का यूज करते थे। ठीक, जब कहीं पे घाव हो गया है या जल गया है, कट गया है, वहाँ पे क्या करते थे? हल्दी का यूज करते थे। या चेहरा पे हल्दी, कॉस्मेटिक में भी हम लोग हल्दी का यूज करते हैं, आज तो बहुत फेमस है। उस टाइम जो दादी माँ यूज कर रही हैं उसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन हो सकता है एक टाइम पे उसका कमर्शियल वैल्यू हो जाए। कमर्शियल वैल्यू हो जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक रिसोर्स हो जाए। क्या हो जाएगा? हमारे लिए एक रिसोर्स। कोई दिक्कत? तो इसमें आया है जैसे कि रिसोर्स कब होगा? जब उसका हम पेटेंट कराएंगे। क्या? पेटेंट कराएंगे। तो पेटेंट क्या होता है? जो किसी भी आइटम पे उस व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति को जो उसको डिस्कवर करता है, जो उसको इन्वेंट करता है, उसके लिए एक उस चीज पे एक एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है। जैसे देखो, हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो पे मेरा राइट है, मेरा राइट है, क्योंकि ये वीडियो हम बना रहे हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस वीडियो का डायरेक्ट यूज करेगा और इससे कोई इकोनॉमिक वैल्यू लेना चाहेगा, यानी कि मेरा ही वीडियो डाउनलोड करके के फिर यूट्यूब पे डाल दे, तो उस पर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वीडियो मेरा है, इस पे मेरा एक्सक्लूसिव अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट है।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेटेंट। क्या बोलेंगे? पेटेंट। नेक्स्ट आते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकते हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी दो फैक्टर हैं जो किसी भी रिसोर्स को टाइम के साथ किसी टाइम पे उसको रिसोर्स बना सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमारे मान लो कि वाटर वेपर जो एयर में मौजूद है उसका यूज हम लोग अभी नहीं करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हो सकता है मेरे पास टेक्नोलॉजी आए और हम लोग उसको यूज करने लगे तो ये वाटर वेपर हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। पहले हमारे पास क्या कहता है, जो वाटर में काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी है, इसलिए जो रनिंग वाटर है वो हमारे लिए क्या है? रिसोर्स। रनिंग वाटर है वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करता है। जो विंड है, ब्लोइंग विंड है, उसका यूज हम लोग क्या करते हैं बताओ? विंड मिल चलाते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। उसमें जो विंड में काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी का यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए करते हैं। उस विंड भी हमारे लिए क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। तो टाइम और टेक्नोलॉजी दो फैक्टर हैं जो किसी सब्सटेंस को, किसी आइटम को बताएगा कि तुम रिसोर्स बनोगे या नहीं बनोगे, वो भी फ्यूचर में। फ्यूचर की बात है। आगे आते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स दो टाइप के होंगे। हमारे आसपास जो यहाँ पे चीज तुम्हें दिखाई दे रहा है, हमको छोड़ के, हमको अभी छोड़ दो, हमारे आसपास जो भी चीज तुम्हें दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। मान के चलो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, यस, मेरे पास घड़ी है, कैप है, गॉगल्स है, टी शर्ट है, ये पेन है, हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है, सीपीयू है, कंप्यूटर है। इसको किसने बनाया? हमने बनाया। तो ये किस टाइप के रिसोर्स होंगे? तो ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स होंगे। लेकिन बाहर हमारे नेचर ने भी तो हमको बहुत सारी चीज दिए हैं। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और डायरेक्ट नीड हमें पड़ता है। जैसे प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एयर है, वाटर है, ओजोन लेयर है। तो इसका हमें नीड है, ये हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये भी रिसोर्स। तो अगर हम लोग टाइप पे जाएं तो हमारे पास दो टाइप के रिसोर्स आएंगे, एक नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा क्या होगा? ह्यूमन मेड। ठीक, नेचुरल रिसोर्स जैसे कि एयर है, एयर का यूज हम लोग डायरेक्ट करते हैं, यानी कि जो नेचर में चीज अवेलेबल है उसको हम लोग बहुत कम मॉडिफाई करते हैं और डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन नेचर में कोई चीज अवेलेबल है, जैसे कि वाटर, रनिंग वाटर है, वो रनिंग वाटर तो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उससे जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस टाइप के रिसोर्स है? तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। किस टाइप के रिसोर्स है? ह्यूमन मेड रिसोर्स। कोयला, कोयला एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उस कोयला से हम लोग थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे लिए क्या हो गया? जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो क्या होगा? बोलो, ह्यूमन मेड रिसोर्स। लिथियम है, यूरेनियम है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उसी से हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बैटरी बना रहे हैं। वो बैटरी और जो न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ रहा है वो किस टाइप के रिसोर्स होंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं जिसको हम लोग एक डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट उसको नेचर से लाएं, बिना कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन के हम लोग यूज कर लिए, वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स हैं। अगर उस नेचुरल रिसोर्स में हम कोई भी अपना आइडिया, अपना टेक्नोलॉजी को अगर ऐड किए तो वो हमारा मैन मेड रिसोर्स बन जाएगा। कोई दिक्कत? ह्यूमन रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स में कोई दिक्कत? तो वैसा रिसोर्स जो नेचर में अवेलेबल है उसको बहुत कम मॉडिफाई करके अगर हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि एयर है, वाटर है।
लेकिन वो वाटर नहीं जो मिनरल वाटर हम लोग बोतल में लेकर के पी रहे हैं, वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या किए हैं, वैल्यू एडिशन किए। लेकिन जो रिवर में वाटर है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। जो वाटर हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं वो एक नेचुरल रिसोर्स है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत? तो रिसोर्स दैट ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, यानी कि रिसोर्स जो नेचर से हम लोगों ने लिए हैं और उसको बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो मेरे लिए क्या होगा, बोलो, नेचुरल रिसोर्स होगा। एग्जाम्पल में एयर, नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एयर, फिर क्या होगा, वाटर, फिर क्या होगा, वाटर, फिर क्या होगा, सॉइल, फिर क्या हो जाएगा, जितने भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं। क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसका ये डायरेक्ट गिफ्ट ऑफ नेचर है और इसका हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसका वैल्यू है। अगर ये रहेगा नहीं, ये मान लीजिए मिनरल्स रहेंगे नहीं, तो हम लोग कैसे मान लीजिए कि यूरेनियम का यूज करेंगे या कोई भी चीज़ है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये अभी तक तो ये जो मिनरल्स हैं जैसे डायरेक्ट हम लोग नेचर से लिए, उस टाइम वो नेचुरल रिसोर्स थे, लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन किए तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, मैनमेड रिसोर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैनमेड रिसोर्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो जो नेचुरल रिसोर्स है, अब सोचो ये दो टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि नेचर में दो टाइप की चीज अवेलेबल है, दो टाइप के लोग हैं, एक है लिविंग थिंग्स, दूसरे हैं नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है ये हो सकता है बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स, और दूसरा हो सकता है एबायोटिक। क्या होगा, एक हो जाएगा बायोटिक रिसोर्स, जो दूसरा हो जाएगा एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक जिसमें जीव है, यानी कोई एनिमल्स है, कोई प्लांट है, वो किस टाइप के रिसोर्स है, बायोटिक। कोई मिनरल्स है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये किस टाइप के रिसोर्स है, एबायोटिक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। बायोटिक और एबायोटिक टाइप का भी रिसोर्स हो सकता है। दूसरा दो टाइप का रिसोर्स होगा, वो होगा एक्चुअल रिसोर्स, और दूसरा होगा पोटेंशियल रिसोर्स। एक क्या होगा, एक्चुअल रिसोर्स, और दूसरा क्या होगा, पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स यानी कि उस रिसोर्स का जो अवेलेबिलिटी है, कितना अमाउंट हमारे नेचर में वो अवेलेबल है, हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, कितना अमाउंट में, अगर वो अमाउंट हमें पता है तो कैसा है, एक्चुअल रिसोर्स। और पोटेंशियल रिसोर्स जिसका अमाउंट हमें पता नहीं है, तो कितना ज़्यादा अमाउंट में है, कितना ज़्यादा मात्रा में है, तो हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स। चलो देखते हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हो गया, पता चल गया क्या होता है। तो देखते हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार, यूज के अनुसार, स्टॉक के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार हम लोग इस नेचुरल रिसोर्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांटते हैं। तो डेवलपमेंट के अनुसार हम लोग नेचुरल रिसोर्स को दो ग्रुप में बांटते हैं, एक एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसका क्वांटिटी पता है। एक्चुअल रिसोर्स यानी कि इसका क्वांटिटी इज नोन। इसका क्वांटिटी हमें पता है कि वो कितना क्वांटिटी में है, क्या है, कितना क्वांटिटी में है। जैसे कि देखो, द डिपॉजिट ऑफ कोल इन रेहूर रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के रेहूर रीजन में जो कोल का डिपॉजिट है वो हमें पता है कि कितना के अमाउंट में है। या महाराष्ट्र में जो प्लेटू है जहां से हम लोग डार्क सॉइल है, उस डार्क सॉइल की क्वांटिटी हमें पता है कि कितना है, इसलिए वो क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है। या जो वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पे पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम कितना अमाउंट में है ये हमें पता है, इसलिए ये एक्चुअल रिसोर्स है। कोई दिक्कत है? और जिसका हमें क्वांटिटी नहीं पता है, यानी कि द रिसोर्स हुज
इंटायर क्वांटिटी इज नॉट यानी कि वैसा रिसोर्स जिसका इंटायर क्वांटिटी कितना है, कितना मात्रा में वो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, उस क्वांटिटी हमें नहीं पता है, तो हमारे लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स। कैसा रिसोर्स है? पोटेंशियल रिसोर्स है। कोई दिक्कत है? बोलिए। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोग नेचुरल टाइप में हम लोग पढ़े बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, ए बायोटिक रिसोर्स क्या होता है। बायोटिक रिसोर्स जिसमें क्या है, जो लिविंग थिंग्स हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं। दूसरा ए बायोटिक है, एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स, ये ए बायोटिक रिसोर्स है। प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, फिश हो गया, ये क्या है? ये बायोटिक रिसोर्स है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वैसा रिसोर्स जिसका क्वांटिटी हमें पता है, जैसे कि अर्थ पे जो पेट्रोलियम है, वो पेट्रोलियम कितना है हमें पता है, तो हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स है। पोटेंशियल रिसोर्स है जिसका हमें क्वांटिटी पता नहीं है। देखते हैं आगे में क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल में दिया है, जैसे कि हमारे पास हाई स्पीड विंड है, हमारे पास हाई स्पीड विंड है, इस विंड का क्वांटिटी कितना है एक्चुअली में हमें नहीं पता है। सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, हमारे लिए रिसोर्स है, लेकिन इसका क्वांटिटी कितना है, कब तक रहेगा, हमको पता नहीं है। हमको पता नहीं है कि इस टाइप के जो रिसोर्स होंगे वो क्या होंगे, बताइए क्या होंगे। तो ये होंगे, बोलो, ये होंगे पोटेंशियल रिसोर्स। अब आते हैं ऑरिजिन के हिसाब से, जब हम लोग रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो दो टाइप में होगा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक क्या होता है? तो एबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग व्हाइल द बायोटिक रिसोर्स आर लिविंग। जैसे कि सॉइल है, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये एबायोटिक रिसोर्स है, और प्लांट्स हैं, एनिमल है, ये एक बायोटिक रिसोर्स है। कोई दिक्कत है? इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरा है सॉरी और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। एक क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। न्यू, बात समझना, इस वर्ड पे ध्यान दो। री का मतलब रिपीट और न्यू का मतलब नया, यानी कि कोई ऐसा रिसोर्स जो फिर से नया हो जाए, कोई ऐसा रिसोर्स जो फिर से नया हो जाए, उसको यूज किए, फिर से नया, फिर से नया, फिर से नया, फिर से। जैसे कि सनलाइट है, दिन में सनलाइट अवेलेबल है, रात में हमारे पास नहीं है, दूसरे जगह पे है, लेकिन फिर हमें नया रिसोर्स मिलेगा नेक्स्ट सुबह में, नेक्स्ट मॉर्निंग से इवनिंग तक हमें सनलाइट मिलेंगे, फिर अगला सुबह मिलेंगे। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास है, क्योंकि इसका क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है कितना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। यानी कि वैसा रिसोर्स जिसका क्वांटिटी हमें पता नहीं है, जिसको कितना दिन बाद हम लोग यूज करके इसको खत्म कर दें ये पता नहीं है, तो उस टाइप के रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि वैसा रिसोर्स जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और जिसको हम लोग फिर से रिन्यू कर लें, फिर से रीयूज कर लें, वही हमारे पास क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल जिसको हम लोग फिर से नया नहीं कर सकते हैं, जैसे कोल हम लोग निकालें माइन से, कोल निकाल लिए, उस कोल को हम लोग जला दिए, जलाने के बाद क्या फिर हम लोग उस कोल को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग नदी से बालू निकालते हैं, सैंड से निकालते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग बना लिए, क्या हम लोग फिर जो जिस सैंड से बिल्डिंग बनाए हैं, क्या उस सैंड को फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जितने भी मिनरल्स हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? पता चला, जिसका क्वांटिटी हमें
पता नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो ख़त्म होने वाला नहीं है, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जितना मन है उतना यूज करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा, विंड, रनिंग विंड, जो विंड ब्लो कर रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, जितना मन है उतना क्वांटिटी में यूज करो, ये फिर से रिन्यू हो जाएगा। कुछ साल पहले तक हम लोग वाटर को एक रिन्यूएबल एनर्जी मानते थे, लेकिन वाटर एक रिन्यूएबल एनर्जी अब नहीं है, क्योंकि जिससे जैसे हम लोग वाटर के क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वाटर का जो लेवल है, अंडरग्राउंड लेवल है जो वाटर में, या जो मेल्ट हो रहा है हमारा ग्लेशियर, जिसके कारण फ्रेश वाटर का क्वांटिटी दिन पर दिन डिक्रीज हो रहा है, इसके कारण अब बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। अगर उसको हम लोग एक वाइज अमाउंट में यूज करें, अच्छे से यूज करें, तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स बन सकता है। लेकिन जब हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं, हमारे अंदर जब लालच बढ़ जाता है और नॉनसेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को हम लोग बर्बाद करते हैं, तो फिर ये रिसोर्स रिन्यूएबल ना करके क्या होगा, तो नॉन रिन्यूएबल होगा। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज हुज या which get renewed या replenished quickly, वैसा रिसोर्स जो बहुत ही जल्द नया हो जाए, नया हो जाए। विंड अभी है, थोड़ा देर बाद फिर आएगा, फिर कुछ देर बाद आएगा, फिर कुछ देर बाद आएगा, उसका क्वांटिटी खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। फिर है सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, और कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स में ऐसे भी रिसोर्स हैं जिसका हम लोग कितना भी यूज कर लें वो क्वांटिटी खत्म होने वाला नहीं है, उसका अमाउंट खत्म होने वाला नहीं है। और वो कौन से रिसोर्स होंगे, विंड और एयर होंगे और सोलर एनर्जी होंगे, यानी कि सन लाइट होंगे। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? ठीक, अभी हमने आपको बताया जो वाटर है, वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, ये क्या है, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी हो सकते हैं। लेकिन वाटर को रिन्यू होने में, सॉइल को रिन्यू होने में और फॉरेस्ट को रिन्यू होने में बहुत बड़ा लंबा समय लगता है, लंबा समय लगता है। हमारे पास फॉरेस्ट तो हम नेचुरली बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो कर सकते हैं, आज एक पेड़ काटेंगे कल 2 पेड़ लगा लेंगे, लेकिन एक पेड़ तो काट दिए, लेकिन उसको तैयार होने में 10 साल टाइम लगेगा, 10 ईयर 20 ईयर टाइम लगेगा। तो उसको रिप्लेनिश हम लोग जल्दी नहीं कर सकते हैं, उसको रिन्यू हम लोग जल्दी नहीं कर सकते। आज हम लोग पूरे अर्थ से पेड़ पौधे को गायब कर दें, क्या अगला दिन हम लोग उतना मात्रा में, उतना ही अमाउंट में पेड़ पौधे ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। यानी कि इसका स्टॉक अनलिमिटेड भी है, नहीं तो लिमिटेड भी है। अगर हम लोग वाइजली और प्लान्ड वे में इस रिसोर्स का यूज करें, सॉइल का, वाटर का और फॉरेस्ट का, तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी होगा। लेकिन जब हम लोग अनवाइजली यूज करेंगे तो ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉइल, उसका फर्टिलिटी दिन पर दिन हमारे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में लूज होते जा रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मात्रा में जो फर्टिलाइजर है उसका यूज करते हैं, जिसके कारण उसका जो फर्टिलिटी है उस सॉइल का वो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। सॉइल इरोजन हो रहा है, इसका मतलब सॉइल का क्वालिटी में कमी आएगा, तो फिर उससे हमें रिप्लेनिश करने में, एक बार फर्टिलिटी लूज हो गया तो उसको हम लोग 2 दिन में 3 दिन में उसको फिर तैयार नहीं कर पाएंगे, उसको तैयार होने में बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। तो सॉइल, वाटर और फॉरेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी में है तब जब हम लोग उसका वाइजली यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही अनवाइजली यूज करेंगे, रेकलेसली यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो यही रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिन्यूएबल 2 टाइप के हो जाएंगे, एक ऐसे जो बहुत ही फास्ट एक दूसरे को, अपने आप को रिन्यू करेगा, रिप्लेनिश करेगा, और एक ऐसे जिसको रिन्यू होने में टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। हम लोग अंडरग्राउंड वाटर तो डेली चार्ज हो रहा है, क्योंकि वाटर सॉइल है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उसमें जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा।
लेकिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में उस वाटर को एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे, वाटर को यूज करने लगेंगे, तो फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगा, फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगा। और इसका नतीजा हमें भुगतने को मिलता है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई जैसे। कोई दिक्कत है? तो रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग दो टाइप के पढ़ सकते हैं। एक ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी है जिसका रिन्यू होने में ज़्यादा वक्त लगता ही नहीं है, हर अगला दिन एक नया एकदम तरोताज़ा होकर के निकलेगा। और दूसरा बताओ क्या होगा? जिसको फिर से रिन्यू होने में, फिर से रिप्लेनिश होने में बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए वो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। कोयला को भी हम लोग रिन्यूएबल बोल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग जितना तेजी से कोयला यूज कर रहे हैं, क्या उतना ही तेजी से कोयला बन रहा है? नहीं बन रहा है, इसलिए तो कोयला है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो हमारे एयर में अवेलेबल जो ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट में अवेलेबल जो विंड है, जो सनलाइट है, ये एक नॉन रिन्यूएबल है, सॉरी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो बहुत ही तेजी से रिन्यू हो जाते हैं। दूसरे वाटर भी है, सॉइल भी है, फॉरेस्ट भी है, ये भी रिन्यू हो सकते हैं, लेकिन इनको रिन्यू होने में, इनको रिप्लेनिश होने में बहुत लंबा टाइम ऑफ पीरियड लगता है, जिसके कारण हम इसको बोल सकते हैं, इसको भाई डाल दो नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे दिया है स्टॉक ऑफ रिसोर्स। स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो यूज करने के लिए क्या है? अवेलेबल है, यानी कि रिसोर्स का अमाउंट जो यूज करने के लिए अवेलेबल है। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं जिसका स्टॉक क्या है? लिमिटेड है। नॉन रिन्यूएबल का रिसोर्स लिमिटेड है और रिन्यूएबल का रिसोर्स जो स्टॉक है वो अनलिमिटेड है। जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसका स्टॉक अनलिमिटेड है, जो नॉन रिन्यूएबल है उसका उसका जो स्टॉक है वो क्या है? लिमिटेड है। अगर इस स्टॉक को हम लोग एक बार में एग्जॉस्ट कर लिए, एक बार यूज कर लिए, तो इसको रिप्लेनिश हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर होना भी होगा तो वो हमारे कई पूर्वज जा चुके होंगे उसको रिप्लेनिश होने में, फिर बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय। बात समझे? जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये किस टाइप के रिसोर्स हैं? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसा है? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन डिवाइड रिसोर्स इनटू टू टाइप, एक यूबिक्विटस और दूसरा लोकलाइज्ड। Ubiquitous resource are those resources which are available everywhere, like the sunlight, air, wind, soil is available everywhere, but water is available everywhere. If yes, then he is ubiquitous. If no, then it is localized. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो ubiquitous on the basis of distribution, रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड, यानी कि रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर इज यूबिक्विटस एंड बट दोज व्हिच आर फाउंड ओनली अ सर्टेन प्लेस लाइक द कॉपर एंड आयरन और कोयला, लिथियम, यूरेनियम आर अ लोकलाइज्ड रिसोर्स, आर अ लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो on the basis of distribution there are two type of resource, ubiquitous which are available everywhere in equal amount, and next is localized which are available on a specific place like iron ore, copper ore, koila, petroleum is not available everywhere in equal amount, they available in a एक स्पेसिफिक पोजीशन पे है, इसलिए उसको हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट आ गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? उसको हम लोग शुरू वाले पेज में जहां पे हम लोग टाइप ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ रहे थे, वहीं पे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर से करते हैं, पढ़ते हैं। क्या है? The sometime natural resource become resource only when their original form has been changed. कभी कभी जो नेचुरल रिसोर्स हैं, देखो हमारे आसपास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं,
ये सभी नेचुरल रिसोर्स के ही पार्ट हैं, लेकिन इसको हम लोग मॉडिफाई किए, इसको हम लोग क्या किए, चेंज किए, इसके फॉर्म को चेंज किए, तब जाकर के ये क्या बना, ह्यूमन मेड रिसोर्स। आयरन है, आयरन, क्या आयरन ओर हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आयरन ओर का, नहीं कर सकते हैं। तो जब आयरन ओर है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो भी नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जैसे ही उस आयरन ओर को हम लोग आयरन रड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, बोलो, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स। बताओ, स्टील बना है, तो स्टील क्या बिना नेचुरल रिसोर्स के हेल्प से बना है, नेचुरल रिसोर्स से ही तो बना है। आयरन का यूज किए, उसमें और भी बहुत सारी चीज यूज किए, तब जाकर के स्टील बना। तो स्टील एक क्या, कैसा रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। लेकिन जब हम लोग नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करते हैं, बहुत उसके फॉर्म को ही चेंज करते हैं, तब जाकर के वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बनता है। ये पेन है, ये पेन प्लास्टिक का है, लेकिन प्लास्टिक को बनाने में जो मिनरल्स लगे, वो मिनरल्स हम कहाँ से लाए हैं, बताओ, हमने बनाए हैं, नहीं बनाए, वो मिनरल्स हमारे नेचर में अवेलेबल थे, फिर उसको एक्सट्रैक्ट किए, फिर उसको हम लोग यूज किए प्लास्टिक बनाने में, तब जाकर के क्या होगा। अब देखो, बिल्डिंग्स है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, टेलीफोन है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, ये सारे क्या है, तो ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब आ गया ह्यूमन रिसोर्स। अभी हम लोग पढ़े कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया जो रिसोर्स है वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स, लेकिन क्या ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, क्या हम लोग रिसोर्स हैं, बताओ। तो क्या जो हम पढ़ा रहे हैं तुमको, जो तुम्हारे हम अपना नॉलेज जो तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, ये क्या तुम्हारे काम का नहीं है, क्या ये तुम्हारे लिए किसी भी तरह से यूजेबल नहीं है ना, ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, हम तुम्हारे लिए क्या हो गए, रिसोर्स हो गए। लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा, जब उसके पास स्किल आएगा, जब उसके पास नॉलेज आएगा, तब जाकर के वो जो ह्यूमन होगा एक रिसोर्स में कन्वर्ट होगा। अगर हमारे पास स्किल है, हम एक टेक्नीशियन हैं, हम मोबाइल बना सकते हैं, मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं, तो हम किसी कंपनी के पास जाएंगे, तो कंपनी के लिए हम क्या होंगे, एक रिसोर्स का काम करेंगे, हम एक क्या होंगे उस टाइम, रिसोर्स होंगे। हम अभी स्कूल में जाकर के पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, तो हम एक रिसोर्स हैं उस स्कूल के लिए, या उस स्कूल में जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए, बात समझे। तो हम एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है, जो हमारे पास स्किल है, वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो तुम्हारे काम में आ रहा है, वो तुम्हारे काम को, तुम्हारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम क्या है, बोलो, नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स है, इसलिए हम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो क्या दिया है, पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स। जो पीपल्स हैं, जो हम लोग हैं, जो हमारे आसपास अवेलेबल है नेचर में रिसोर्स, उसको हम लोग उस रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक बेटर रिसोर्स में या अच्छे रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगा, जब हमारे पास स्किल होगा, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा, तब जाकर के उस नेचुरल रिसोर्स को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जो नेचुरल रिसोर्स को एक रिसोर्स में कन्वर्ट किए, उसके फॉर्म में चेंज किए, तो वो जो ऑब्जेक्ट बना वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बना। लेकिन जो हमारे पास स्किल है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमने टेक्नोलॉजी बनाए हैं, उस बनाने के पीछे का रीजन कौन है, तो एक ह्यूमन है, इसलिए हम एक रिसोर्स, हम एक रिसोर्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए। द पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। पीपल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स होंगे जब उनके पास क्या होगा, नॉलेज होगा, जब उनके पास स्किल होगा, और जब उनके पास टेक्नोलॉजी होगा। और बिना नॉलेज, बिना स्किल, बिना टेक्नोलॉजी का एक आदमी रिसोर्स कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, बात समझे। लेकिन एक लेबर है, तो क्योंकि उसके पास काम करने का तरीका तो पता होगा, काम कर रहा है ना, तो इसलिए भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स। तो पीपल्स क्या है, रिसोर्स है। कोई दिक्कत है। द एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, उसके कारण जो लोग हो जाते हैं एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बताओ, डॉक्टर है, क्या डॉक्टर हमारे नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
क्या डॉक्टर हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो डॉक्टर हमारे लिए क्या होंगे? एक रिसोर्स होंगे। तो कैसा रिसोर्स होंगे? ह्यूमन रिसोर्स होंगे, ह्यूमन रिसोर्स होंगे। और जब हम लोग ह्यूमंस को या अपने देश के लोगों को स्किल को डेवलप करने के लिए, उनके स्किल को और इन्हेंस करने के लिए, उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। मोदी सरकार आए थे, उन्होंने स्किल इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किए। ये स्किल इंडिया जो प्रोग्राम था, ये किस टाइप का प्रोग्राम था? तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का प्रोग्राम। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का प्रोग्राम था, क्योंकि जो पीपल्स हैं उनके पास स्किल नहीं है, वो एक रिसोर्स नहीं बन पा रहे हैं, वो एक अच्छा रिसोर्स नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन जब उनके पास स्किल आएगा, जब उनके पास नॉलेज आएगा, तो वो एक अच्छे रिसोर्स में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है? नंबर है। नंबर का मतलब क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में ह्यूमंस अवेलेबल है। हमारा जो कंट्री है उसको बोला जाता है यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यंगेस्ट कंट्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब यूथ के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यूथ के पास एनर्जी ज़्यादा है। इसलिए जो यूथ है ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है अपने देश के लिए। इसलिए इस रिसोर्स को यूथ को देखभाल करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो यूथ है, जो जिस कंट्री में यूथ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उस कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसके स्किल को डेवलप करना चाहिए, उसके नॉलेज को और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास कोई अच्छा स्किल नहीं होता है, तो एक अच्छे रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है। फिर आता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब मेंटर और फिजिकल स्ट्रेंथ। द पीपल दाउ दे आर डिफरिंग व्यू रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन एज अ रिसोर्स एंड वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज द स्किल ऑफ द ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल एंड मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जो हमारे पास स्किल है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमने टेक्नोलॉजी बनाए हैं, वही टेक्नोलॉजी, स्किल और नॉलेज के कारण हम किसी दूसरे नेचुरल रिसोर्स को एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोगों ने टाइप ऑफ रिसोर्स पढ़े। कौन कौन? एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा देखते हैं कितने टाइप के पढ़े। तो रिसोर्स एक पढ़े नेचुरल और दूसरा पढ़े ह्यूमन मेड, या हाँ ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड और तीसरा जो स्पेशल काइंड है वो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। एबायोटिक उसके क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी कितना अवेलेबल है, उसके अनुसार हम लोगों ने उसको बांटा रिसोर्स को एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक। उसको रिप्लेनिश करने में कितना टाइम लगता है, उसके अनुसार हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स को दो पार्ट में बांटा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में और उसके डेवलपमेंट, उसका प्रेजेंस, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हमने रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है यूबिक्विटस और दूसरा है लोकलाइज्ड। इन सारे रिसोर्स के बारे में पढ़ लिए। लेकिन जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उसका सही से यूटिलाइजेशन करना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि केवल हम तो नहीं है, हमारे पास हमारे संतान आएंगे, हमारा अगला जनरेशन आएगा। वो जनरेशन क्या यूज करेगा जब हम अपने आसपास सारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं या जितने भी रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर दें, तो हमारा अगला जनरेशन क्या करेगा? वो तो भूखा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा।
तो जब हम लोग ये सोच करके रिसोर्स को प्रेजेंट में यूज करें कि हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रिसोर्स बचा रहे, तो इस टाइप के थॉट को, इस टाइप के आइडिया को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ये रिसोर्स को कंजर्व किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे फ्यूचर नीड को भी ये रिसोर्स फुलफिल करें। केवल हम आज के सोच के नहीं चलेंगे, हम आगे के सोच के चलेंगे। कहाँ के? आगे के। तो इसीलिए हमें रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। यानी कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। जब हम लोग रिसोर्स का यूज केयरफुली करेंगे और उसको टाइम देंगे कि तुम फिर से रिन्यू हो जाओ, इस टाइप के जो सोच है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि हम अपने कंजर्व रिसोर्स को क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं। बैलेंसिंग द नीड टू द यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। यानी कि हम अपने प्रेजेंट के नीड को पूरा करते हुए फ्यूचर के बारे में सोच के बचा रहे हैं जो रिसोर्स को। इस टाइप के सोच को हम लोग क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? बोलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि एक बैलेंस बनाएंगे जहां पे हम अपने प्रेजेंट के नीड को पूरा कर रहे हैं, ये ध्यान में रख करके कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी ये रिसोर्स अवेलेबल रहे। मम्मी खाना बनाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन घर पे जो मेंबर अवेलेबल हैं वो सारा भोजन खा जाएं, सारा खाना खा जाएं और बच्चे के लिए नहीं बचे, तो क्या ये जो हम लोगों ने रिसोर्स का यूज किए ये सस्टेनेबल था? नहीं था। हमारे पिताजी के पास जितने भी लैंड्स हैं, पैतृक संपत्ति है, वो सारा पैतृक संपत्ति बेच दे, तो क्या वो अपने बाल बच्चों के लिए सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं। तो क्या वो जैसे रिसोर्स का यूज किए वो सस्टेनेबल था? नहीं था। लेकिन जब मेरे पास इनकम आया, मान लो मेरे पास महीना का ₹1,00,000 आया, उस लाख में से अगर हम 40,000 भी 50,000 भी बचा करके अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए सोच रहे हैं, तो ये सोच होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब तुम किसी चीज का यूज प्रेजेंट में ये सोच के कर रहे हो कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा रहे, आने वाले लोगों, फ्यूचर में आने वाले लोग के लिए भी बचा रहे, तो इस टाइप के सोच को तुम क्या बोलोगे? बोलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सस्टेनेबली तुम किसी चीज का क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। तो देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। द केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स so that beside meeting the requirement of the present also take care of the future generation। यानी कि हम जब अपने आसपास अवेलेबल रिसोर्स का यूज एकदम केयरफुली कर रहे हैं, ये सोच करके कि प्रेजेंट का जो रिक्वायरमेंट है ये भी फुलफिल हो जाए और जो फ्यूचर में आने वाले जनरेशन है उसके लिए भी ये रिसोर्स बचा करके रखा जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितने भी लाइफ हमारे अर्थ पे अवेलेबल हैं, सारे लाइफ को रिस्पेक्ट करो और उनको देखभाल करो। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। दूसरा, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी को इंप्रूव करो। देखना, एक टाउन में लोग रहते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और एक गांव में रहते हैं, हम इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों को पता है कि पानी कितना वैल्यूएबल है। वो वाटर को वहां पे कंजर्व करेंगे, वाटर को बचाएंगे, वाटर को बचाएंगे। वो जो उनके पास इनकम आएगा, वो इनकम में से सोचेंगे कि हमारे बाल बच्चे के लिए भी बचा रहे। लेकिन गांव के लोग के पास पैसा ज्यादा है ही नहीं, वो सोचेंगे कि हम जो आसपास है अभी पेट भर जाए, आगे के बाद में सोचेंगे। तो रिसोर्स कितना अवेलेबल है उसको जब हम लोग वाइजली यूज करते हैं, तो जाकर के उसको हम लोग बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो क्वालिटी है, जब अपने आप के क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएंगे। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करो। मिनिमाइज डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में जो डिप्लेशन हो रहा है, जैसे वाटर का डिप्लेशन हो रहा है, ठीक, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, उसको तुम रुको। अपने जो एटीट्यूड है, अपना जो एटीट्यूड है किसी रिसोर्स के प्रति,
उसको चेंज करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करते समय जो हमारे पास पानी नल का टैप होता है उसको ओपन करके छोड़ देते हैं, पानी बर्बाद होता है, पानी बर्बाद होता है। तो ये टाइप के जो एटीट्यूड है उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिर इनेबल कम्युनिटी टू टेक केयर, और जो गांव में कम्युनिटीज हैं या शहर में कम्युनिटीज हैं उनको इस लायक बनाओ कि ताकि वो अपने आसपास अवेलेबल रिसोर्स को भी देखभाल कर सकें। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और इसी के साथ खत्म होता है क्लास 8 का पहला चैप्टर रिसोर्स। कोई दिक्कत है तो प्लीज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर सब चीज़ ठीक है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग इस वैल्यूएबल रिसोर्स का लुत्फ उठा सकें, फायदा उठा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। यही